तो कल लास्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे अपनी बात को ख़त्म किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही हम आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। कुछ फार्मूलाज हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं जो हम यूज़ करते हैं जब दो एंगल्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे जब हम ऑसिलेशंस के अंदर फेस की बात करेंगे तो हमारे पास कई दफ़ा ऐसा एंगल आएगा 90 प्लस थीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा, दो एंगल्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे। अब उनकी साइन या कॉस की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड करते हो? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पर्टिकुलर वो एग्जांपल जो हमने आगे फिजिक्स में यूज़ भी करनी है। कि फ़र्ज़ करें हमारे पास फेस के टॉपिक में, और ये मैं ऑसिलेशन को रेफरेंस ले रहा हूँ, हमारे पास जो इनिशियल एंगल है वो कितना है, फाई, जिसको फेस कांस्टेंट बोलते हैं। और उसके बाद एक बॉडी मूव हुई फर्दर, उसने जो एंगल कवर किया वो कितना एंगल कवर किया, वो एंगल हमारे पास थीटा। अब जब हम डिस्प्लेसमेंट के फार्मूला को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास साइन थीटा इन्वॉल्व होता है और कॉस थीटा भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो जो फार्मूला बनता है उसके अंदर हमारे पास साइन को यूँ लिखा जाता है, साइन फाई प्लस थीटा। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स हैं जिसमें साइन इन्वॉल्व हो रहा है, या मे बी इसमें कॉज इन्वॉल्व हो, टेन हमारे सिलेबस में नहीं, मैथमेटिक्स में यूज़ होता है लेकिन हम यूज़ कहीं नहीं करते, तो हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है? अब एक तो ये है कि हमें फार्मूला पता होना चाहिए। मैं आपको पहले फार्मूला बता देता हूँ कि जिस फार्मूला को हम यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या है। जो फार्मूला हमारे पास यूज़ हो रहा होता है इस केस में वो बेसिकली साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा ये दो एंगल हैं जिसमें अल्फ़ा या फाई है, बीटा थीटा, वो हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। और इसी तरह से जब हम बात कर रहे होते हैं नेगेटिव साइन की तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन आ जाता है। जब हम कॉस की बात कर रहे होते हैं, जैसे लेट से हमारे पास कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो फिर हमारे पास वो आ जाता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब लेकिन इन फार्मूलाज को सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है। जब इन फार्मूलाज को हमने यूज़ करना होता है तो हमारे पास टाइम ज़्यादा लगता है। तो फिर ये रिकमेंडेड नहीं होता कि हम हर दफ़ा इन फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ को पुट करके इसको सॉल्व करें। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये सॉल्व कैसे होंगे ताकि आपको इसका आइडिया भी हो। फर्स्ट करो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू कितनी है, लेट से वो 90 डिग्री है, और जो बीटा है वो कोई भी एंगल है, फर्स्ट करें बीटा यहाँ पर थीटा है। और मुझे फाइंड यहाँ पर करना है कि साइन 90 प्लस थीटा ये किसके इक्वल होगा। अब मैं फार्मूला को यूज़ करूँगा पहले, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊँगा कि इसको डायरेक्ट हम कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन 90 प्लस थीटा। अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखूँगा, अल्फ़ा 90 है, बीटा थीटा। तो हमारे पास पहले आएगा साइन 90, उसके बाद आएगा कॉज ऑफ थीटा, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा कॉज ऑफ 90, और साथ आएगा साइन ऑफ थीटा। अब वैल्यूज़ को पुट करना है। साइन 90 हमें पता है 1 होता है, और साथ आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा। कॉज 90 जो होता है वो 0 होता है, और साइन थीटा हमारे पास साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, राइट वाली टर्म तो 0 हो गई, तो आपके पास आंसर क्या आया, वो कॉज ऑफ थीटा आया। इसका मतलब ये है कि जो साइन 90 प्लस थीटा है वो किसके इक्वल है, वो कॉज ऑफ थीटा के इक्वल है। साइन 90 प्लस थीटा, उसका आंसर आपके पास क्या आ गया है, वो कॉज ऑफ थीटा आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या है कि हमें इस चीज़ को याद क्यों रखना है कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के इक्वल है। इसका फ़ायदा ये है, अब समझना है इसको। फर्स्ट करो मुझे साइन 150 डिग्री फाइंड करना है। अब बच्चे कहेंगे कैलकुलेटर के बगैर हम इसको कैसे करें। तो बच्चे साइन 150 को आप साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हो ना। इसी तरह से अगर साइन 120 डिग्री है तो साइन 120 डिग्री को आप साइन 90 डिग्री प्लस 30 लिख सकते हो ना। तो अभी आपने जो रूल पढ़ा उसके मुताबिक साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। तो क्या मैं ऊपर वाले रूल के मुताबिक इसको कॉस 60 लिख सकता हूँ? जब सॉल्व करूंगा यही आंसर आएगा। और क्या मैं इसको कॉस 30 लिख सकता हूँ? तो अगर मैं इसको साइन 150 को कॉस 60 और साइन 120 को कॉस 30 लिख सकता हूँ,
तो हम सबको साइन 60 की वैल्यू पता है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू पता है √3/2। तो क्या विदाउट कैलकुलेटर हम लोगों ने साइन 150 और साइन 120 की वैल्यू फाइंड कर ली? समझ आया इस फार्मूला का फ़ायदा हमें क्या, कि हम इन एंगल्स 150 120 की वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर फाइंड कर सकते हैं, हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। जी समझ आ गया ये रूल क्या है, क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पर इसकी यूटिलाइजेशन होगी। अब क्या हर दफ़ा हमें इस फार्मूला को यूज़ करना है जो ऊपर मैंने मेंशन किए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के? नो, हमें हर दफ़ा यूज़ नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्टकट क्या है। अब शॉर्टकट की तरफ आते हैं। तो मेरे टीचर ने जब मुझे मैथमेटिक्स में एफएससी में ये चीज़ बताई थी, क्योंकि मैथमेटिक्स में ज़्यादातर यूज़ होती है, तो उन्होंने मुझे एक रूल बताया था, चेंज नो चेंज रूल। चेंज नो चेंज रूल का मतलब है कि कब साइन कॉज में चेंज होगा, कब चेंज नहीं होगा, या कब कॉज साइन में चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा। क्योंकि ऊपर अगर आप अपने इस रिलेशन को देखो तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका जो साइन है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, वो कॉज में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह जब आप कॉस के फार्मूला को सॉल्व करोगे तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो रहा होगा। क्या हमेशा चेंज होता है? आंसर है नो। तो मैं आपको बताता हूँ कब चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा। मुझे अगर आंसर दीजिएगा, जब आपने किसी को हाँ करनी हो तो आप सर को किस तरह से हिलाते हो हाँ करने के लिए, ऊपर नीचे या दाएं बाएं? और जब किसी को ना करनी हो तो तब सर को कैसे हिलाते हो, ऊपर नीचे या दाएं बाएं? हाँ के लिए आप वर्टिकली हिलाते हो ना, यस के लिए, और नो के लिए आप कहाँ हिलाते हो, राइट लेफ्ट। तो इसका मतलब ये हुआ 90 डिग्री और 270 डिग्री पे आपका सर हिलता है यस के लिए, और 0 डिग्री और 180 डिग्री के लिए आपका सर हिलता है नो के लिए। तो यही रूल है कि जब ये जो अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला में 0 और 180 डिग्री आएगा तो साइन और कॉस चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि 0 और 180 डिग्री अगर आएगा तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, और टेन टेन रहता है। टेन मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि हमने उसको यूज़ नहीं करना। तो नो का मतलब ये है कि इस अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला के अंदर अगर फर्ज करो आया 0 + थीटा, साइन 0 + थीटा, तो चेंज नहीं होगा, या साइन 180 + थीटा तो चेंज नहीं होगा, कॉस 180 + थीटा चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा और कॉस कॉस ही रहेगा। मैं आपको एग्जांपल्स भी अभी दूंगा, क्योंकि इन पे सर हिलेगा नहीं चेंज होगा, और जिन पे चेंज हो रहा है हाँ चेंज होगा, वो नो है, कोई 90 और 270 है, उस पे चेंज क्या होगा, साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, साइन थीटा में। टेन कॉट में कन्वर्ट होता है, और कॉट हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, हमारे लेवल पे वो चीज़ डिस्कस नहीं होती। तो जहाँ हम यस कह रहे हैं वहाँ साइन ने चेंज कॉज में होना है और कॉज ने चेंज साइन में होना है। एक और चीज़ जिसका हमें ख्याल रखना होता है वो इनके साइंस हैं, क्योंकि हम शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमें ये भी देखना है कि क्या यहाँ साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो एक तो हमें पता चल गया कि किन एंगल्स पे चेंज होगा, दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है क्या हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब एग्जांपल्स आपको देता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। देखो फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ लिखा हुआ है साइन 0 डिग्री + थीटा। आसान से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। मुझे बताएं 0 के ऊपर साइन चेंज होगा या नहीं होगा, जल्दी जल्दी आंसर देना। क्या 0 पे साइन चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अब नहीं होगा इसका मतलब ये आंसर आएगा साइन थीटा। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस 90 डिग्री + थीटा। क्या 90 पे कॉस चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। किस में चेंज होगा? 90 पे कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा साइन थीटा। एक और एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करो लिखा हुआ है साइन 180 डिग्री + थीटा। क्या 180 पे साइन चेंज होगा या नहीं होगा, या कॉस चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। थीटा जो भी एंगल है, 25 है 35 है जो भी है। एक और एग्जांपल देते हैं।
270, क्या 270 पे कॉस चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज होगा। किस में चेंज होगा? कॉस साइन में, तो ये आपके पास साइन थीटा आ जाएगा। अब अगली बात, अगर यहां तक आपको बात समझ आ गई कि किन एंगल्स पे चेंज होगा, किन पे चेंज नहीं होगा, अब अगली बात, क्या आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? अब यहां पर जो साइन आना है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपकी लेफ्ट साइड के मुताबिक आना है, क्योंकि हम बेसिकली इसको फाइंड कर रहे हैं, हम इसको फाइंड कर रहे हैं। अब इसको एज अ होल देखें। अब मुझे आपने बताना है कि जीरो में थीटा ऐड होगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है? जब जीरो में थीटा ऐड होगा ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। और फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है। आपका आंसर पॉजिटिव साइन थीटा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बताएं कि कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? जब 90 में थीटा ऐड होगा ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड अगर ये क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये बताएं कि क्या आपका कॉस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सेकंड में कॉस पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसका आंसर नेगेटिव साइन थीटा। मतलब जो आपका आंसर आएगा साथ नेगेटिव साइन आएगा। नेक्स्ट, 180 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव? नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। 270 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या कॉज आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है? फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव है, तो ये आपके पास पॉजिटिव साइन थीटा इसका आंसर है। थीटा जो भी वैल्यू है आपके पास वो आंसर आ जाएगा। तो ये रूल है चेंज नो चेंज रूल। तो किन एंगल्स पे चेंज होगा? 90 टू 70 पे। किन पे चेंज नहीं होगा? 0 और 180 पे चेंज नहीं होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि इसकी यूटिलाइजेशन आपको समझ आए। फर्स्ट करो, हमें फाइंड करना है साइन 225। अब कई बच्चे तो परेशान होंगे 225 को विदाउट कैलकुलेटर कैसे फाइंड करें। 225 को आपने 90, 180, 270 की फॉर्म में सोचना है कि कैसे लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब आए रूल के ऊपर, क्या 180 पे साइन चेंज होगा या नहीं होगा? आंसर होगा नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा साइन ओ 45। नेक्स्ट, जो साइन 25 है ये कौन सा क्वाड्रेंट है? साइन 225 ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो इसका आंसर है माइनस साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, तो साथ लगा दोगे नेगेटिव साइन, ये साइन 225 की वैल्यू है। तो विदाउट कैलकुलेटर साइन 225 फाइंड हो सकता है? अब सबका आंसर होगा यस, फाइंड हो सकता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं जिसको आपने ट्राई करना है। बच्चे साइन 225 इसको 90, 180, 270 की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? 225 को 180 प्लस 45। फिर नेक्स्ट, क्या 180 पे साइन चेंज होता है? नो, तो साइन 180 प्लस 45 साइन 45। फिर 225 किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, आपका आंसर नेगेटिव आएगा। अब आप एक और एग्जांपल लें ताकि आपको आइडिया हो। आपने कॉस फाइंड करना है 150 डिग्री, या आप लोग सॉल्व करेंगे। बताएं कॉस 150 का आंसर क्या आएगा? कॉस 150 का आंसर क्या आएगा? सबसे पहले कॉस 150 को क्या लिख सकते हैं ये सोचें। आप कॉस 150 को लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 60। अब नेक्स्ट ये चीज़ देखें कि हमारे पास कॉस 90 पे कन्वर्ट होगा। आंसर है यस, कॉस 90 पे कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? साइन में, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 60 डिग्री। ये देखें नेक्स्ट, ये किस क्वाड्रेंट में है? 150, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर आएगा।
अब आपके पास इसका आंसर लिखें। आंसर जब लिखेंगे तो साइन 60 क्या होता है? साइन 60 होता है √3/2। तो ये इसका आंसर है। समझ आ गया कैसे इसको यूज करना है? एक लास्ट एग्जांपल करते हैं। साइन 310 डिग्री, बताएं इसका आंसर क्या आएगा? 310। आंसर बताना है क्या आएगा वैसे साइन 310 का। विदाउट कैलकुलेटर हम 310 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा जस्ट कि आप कौन कौन से एंगल हैं जिनको विदाउट कैलकुलेटर फाइंड कर सकते हैं। तो 90, 180, 270, इनमें 30, 60 और 45 को ऐड कर दें, ये वो एंगल होंगे जिनको आप विदाउट कैलकुलेटर फाइंड कर सकते हो। 90, 180 और 270, इनमें 30, 45 और 60 इनको ऐड कर दें, आपके पास वो एंगल्स आ जाएंगे जिनको आप विदाउट कैलकुलेटर फाइंड कर सकते हो। देखें अब क्या इसका आंसर आएगा, सोल्यूशन देखते हैं, फिर आप इसको कंपेयर कीजिएगा और देखिएगा गलती कहाँ कर रहे हैं। 310 को आप लिख सकते हैं 270 प्लस 40, 270 प्लस 40 लिख सकते हैं। अब 270 प्लस 40 आपके पास जो होगा कन्वर्जन के मुताबिक, क्या साइन 270 पे चेंज होगा? आपका आंसर है यस, चेंज होगा। किस में? कॉज में। तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ 40 डिग्री। अगली बात, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? साइन 310। ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो ये आपका आंसर है। इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो एग्जामिनर ने आपको बस यहीं तक सॉल्व करने को कहा होगा, इसके नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करने को नहीं कहा होगा, क्योंकि हम cos 40 की वैल्यू को विदाउट कैलकुलेटर फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर? रूल समझ आ गया? चले नेक्स्ट पे जाने से पहले एक छोटी सी करेक्शन यहाँ पर कर लें। ये फार्मूला के अंदर मैंने साइन में गलती की। जो ये कॉज अल्फा प्लस बीटा होता है, इसके फार्मूला के अंदर अगर प्लस हो तो माइनस आता है, और अगर माइनस हो तो प्लस आता है। ये मैं यहाँ पर करेक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव आता है, अगर जो बच्चे फार्मूला को यूज़ करना चाहें, और जब नेगेटिव तो नेगेटिव आता है। और नीचे वाले फार्मूला में जब यहाँ पॉजिटिव साइन हो तो फिर नेगेटिव साइन आता है, और हमारे पास जब यहाँ नेगेटिव साइन हो तो पॉजिटिव आता है। आप ये जो नीचे मैंने एग्जांपल्स दी हैं, उन एग्जांपल्स को अगर आपका दिल हो इन फार्मूलाज से सॉल्व करने का तो आप कर सकते हो। तो कई बच्चों का होता है माइंड में कि हम फार्मूलाज को प्रेफर करें, तो प्रैक्टिस के लिए ज़रूर करें ताकि आपको आइडिया हो जाए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता, हमने इसकी बेस पे साइन को देखना है। ये जो आपका ये नेगेटिव साइन आ रहा है या पॉजिटिव साइन आ रहा है, ये किसकी बेस पे आ रहा है? ये आपका आंसर की बेस पे नहीं आ रहा, क्वेश्चन की बेस पे आ रहा है। तो साइन 225 को देखें, ये किस क्वाड्रेंट में है? कॉस 150 को देखें, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है? साइन 310 को देखें, वो किस क्वाड्रेंट में है? तो ये गलती बच्चे करते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके पास हैं, अब दोनों में से जिसको आप फॉलो करना चाहें अब आपकी मर्जी होगी। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एज सच और कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती जिसको हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करें। ये जो मेन चीज़ें आपके पास यूज़ हो रही होती हैं उनका मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब मैं चलता हूँ ज्योमेट्री के ऊपर, और ज्योमेट्री में बेसिकली जो डिफरेंट एरियाज़ हैं या डिफरेंट वॉल्यूम हैं उनकी हम बात कर रहे होंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट शेप्स हैं उनका एरिया,
उनके वॉल्यूम को हम किस तरह से फाइंड कर रहे होते हैं। और बहुत सारे इनमें से आपको पता होंगे, मेनली हम यहाँ पर एक तरह से उसको रिवाइज कर रहे होंगे। तो कौन सा मेथड आपको बेहतर लगा, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड? क्या फार्मूला की बेस के ऊपर आपके लिए करना आसान होगा या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं? हमने क्वेश्चन की बेस पे साइन देखना है, तो क्वेश्चन में साइन 3 1 10 है, तो साइन 3 1 10 को देखें वो किस क्वाड्रेंट में है, उसकी बेस पे आंसर में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आएगा क्वेश्चन की बेस पे। अब आ जाए ज्योमेट्री पे। आप में से कितने बच्चों को सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का, इनका एरिया, इनके वॉल्यूम, अगर इन वॉल्यूम तो इनके हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होंगे, वॉल्यूम 3D शेप के इन्वॉल्व होंगे, इनके फार्मूलाज आते हैं पता है? कितने बच्चों को पैरामीटर का और एरिया का डिफरेंस पता है? पैरामीटर क्या चीज़ होती है और एरिया क्या चीज़ होती है? चले बताएं, पैरामीटर क्या चीज़ है? जो बिल्कुल आपके पास लेंथ ऑफ द साइड्स है, अगर उनको ऐड कर दिया जाए तो आपके पास पैरामीटर आता है। लेंथ ऑफ द साइड्स, जैसे अगर आपके पास स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या है? अगर स्क्वायर के पैरामीटर की बात करें तो स्क्वायर के पैरामीटर का आंसर क्या आएगा? 4 टाइम्स L, उसकी 4 साइड्स हैं, तो आपके पास चारों साइड्स को ऐड कर दोगे तो 4 टाइम्स L हमारे पास उसका आंसर आएगा। इसी तरह से अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं कि एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो उसकी पैरामीटर की वैल्यू क्या आएगी? 3 टाइम्स L। सर्कल का पैरामीटर क्या होता है? सर्कल में तो साइड ही नहीं है, तो सर्कल में बेसिकली आपका सरकमफेरेंस होगा, और सरकमफेरेंस की हमारे पास वैल्यू क्या आती है? 2πr आती है। तो अब हम बात कर रहे होंगे एरिया, वॉल्यूम, इन चीज़ों की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर शेप से, कि अगर आपके पास एक सर्कल है, जिस सर्कल का सेंटर O और जो रेडियस है वो R है, तो सर्कल के अंदर आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? आपको रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, आपको डायमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन पता है। मैं लिखूंगा ताकि चीज़ें रिवाइज भी हों कि हमारे पास क्या है, कि लेट से अगर हम यहाँ पर रेडियस को मार्क क्या कर रहे हैं, रेडियस को मार्क कर रहे हैं R, तो यहाँ पर जो डायमीटर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? वो ट्वाइस ऑफ द रेडियस होगा, क्योंकि डायमीटर एक ऐसी लाइन है जो पास कर रही होती है आपके पास सेंटर में से और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है, ये आपका डायमीटर होता है। फिर एक और लाइन भी होती है कॉर्ड, कई बच्चे डायमीटर और कॉर्ड को मिक्स करते हैं। कॉर्ड जो लाइन होती है वो सेंटर में से पास नहीं करती, तो अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करूँ तो ये सेंटर में से पास नहीं कर रही, लेकिन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, ये कॉर्ड है। कॉर्ड हम कहीं पर यूज़ नहीं करते, ठीक है? तो कॉर्ड को बेशक मैं यहाँ से रेज भी कर दूँ तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि डायमीटर और कॉर्ड हमारे पास ये डिफरेंट चीज़ है। फिर टेंजेंट हमारे पास क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो हमारे पास सर्कल के एक पॉइंट पे टच कर रही होगी और वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगी। तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करे और रेडियस के साथ परपेंडिकुलर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ सर्कल में सरकमफेरेंस, जो लेंथ आपके पास ओवरऑल सर्कल की बनती है, ओवरऑल जो लेंथ सर्कल की है वो सरकमफेरेंस है। इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू हमारे पास 2πr के इक्वल है। सेमी सर्कल होगा तो 2πr को 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर सरकमफेरेंस को आप लोग डायमीटर की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे?
अगर सर्कमफेरेंस को डायमीटर की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? सिंपली 2r की जगह आप डायमीटर लिख दें तो आपके पास पाई टाइम्स d आ जाएगा। नेक्स्ट चीज, आपके पास सर्कल का जो ओवरऑल एरिया, सर्कल का एरिया वो किसके इक्वल होता? दैट इज इक्वल टू पाई टाइम्स आर स्क्वायर। इन तमाम फार्मूलाज में जो पाई की वैल्यू है वो क्या पुट करते हो? क्या पाई यहाँ 180 पुट करते हो या फिर आप 3.14 पुट करते हो? इन तमाम फार्मूलाज में पाई की वैल्यू क्या पुट करनी होती है जी? पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 कई दफ़ा इससे सॉल्व हो जाएगा, यानी 3.14 को पुट करना होता है। ये ख्याल रखना है, ये एंगल नहीं है कि जहाँ पर आप 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पाई की वैल्यू आपके पास 314 की यूज़ हो रही होती है। मैं ये लिख भी दूँ डायमीटर का फार्मूला ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। 2 टाइम रेडियस आपके पास डायमीटर होता है, तो ये आपके पास पाई टाइम्स डायमीटर के इक्वल होगा। और डायमीटर के सिंबल को मैं यहाँ कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई इसमें क्वेश्चन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पता है, बस सिर्फ रिवीजन की हद तक मैंने मेंशन करना था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अगर आपके पास कोई स्क्वायर हो तो उसमें इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है कि आप उसमें कहीं पर गलती करें, इसलिए जल्दी से इसको बस लिख देंगे रिवीजन के पर्पज़ के हवाले से। स्क्वायर है, फिर आपके पास अगर रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर अगर हो तो उसका एरिया आपके पास सिंपली जो भी उसकी साइड्स हैं, मैं लेट से उसकी साइड कह देता हूँ एल, क्योंकि हर साइड एल होगी तो वो एल स्क्वायर के इक्वल आएगा। और अगर आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की बेस को मैं ए कह देता हूँ, और जो उसकी हाइट है उसको मैं लेट से अगर कह देता हूँ एच, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो आपके पास बेस इंटू हाइट होता है, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहाँ बेस अगर ए है, हाइट एच है, तो ये आपके पास ए टाइम्स एच के इक्वल आएगा, या जो भी आप वेरिएबल को यूज़ कर रहे हो। टेंजेंट बच्चे एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पे कट होगी और रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइपीजियम की बात करते हैं और ट्राइंगल की बात करते हैं। अब ट्राइंगल के हवाले से कई बच्चों को डाउट होता है। याद रखिएगा, ट्राइंगल कोई भी हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, और चाहे वो आइसोसेल्स ट्राइंगल हो, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट ही होता है। मैं इस पॉइंट को रिपीट कर दूं कि ट्राइंगल कोई भी हो, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ की, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मैं नेक्स्ट ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ जो राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एक एंगल आपके पास 90 डिग्री है, और थर्ड में ट्राइंगल वो ड्रॉ करूंगा जिसकी साइड्स इक्वल नहीं है या दो साइड्स इक्वल है, आइसोसेल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कोई भी हो, ट्राइंगल में जब भी आप लोगों ने एरिया फाइंड करना है तो एक ही फार्मूला है, और वो क्या है? हाफ बेस इनटू हाइट। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये हाफ बेस इनटू हाइट का जो फार्मूला है ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का होता है। ऐसा नहीं है, फॉर एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल इन्वॉल्व हो रही है तो ट्राइंगल के अंदर आप बेस को देखें। यहाँ पर आपके पास ये बेस है, लेट से मैं इस बेस को ए कह देता हूँ। इस ट्राइंगल में ये बेस है, इसको मैं ए कह देता हूँ। और इस ट्राइंगल के अंदर ये बेस है, इसको मैं ए कह देता हूँ। दूसरी चीज़ हमने जो देखनी होती है वो हाइट देखनी होती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस केस में ये हाइट है, इस केस में ये जो परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है ये हाइट है, और तीसरे केस में ये जो परपेंडिकुलर आपके पास है ये हाइट है। तो कोई भी ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का एरिया हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी हाफ बेस टाइम्स हाइट। क्लियर? अगर किसी बच्चे के माइंड में कोई डाउट था तो आई होप वो क्लियर हो गया होगा कि हर तरह की ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं ट्राइपीजियम की तरफ। अब ट्राइपीजियम उस ज्योमेट्रिकल शेप को कहा जाता है या उस क्वाड्रिलेटरल को कहा जाता है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, जिसकी दो साइड्स पैरेलल होंगी। कोई भी वो दो साइड्स पैरेलल हो सकती हैं।
वो आपके पास राइट और लेफ्ट वाली दो साइड्स भी पैरेलल हो सकती हैं, और वो आपके पास टॉप और बॉटम वाली भी हो सकती हैं। तो डिफरेंट मैं शेप्स को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। मुझे बताइएगा कि अगर आपको लगे कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, सॉरी ये ट्राइपीजियम नहीं है। जी, क्या ये ट्राइपीजियम है? ठीक है, बिल्कुल है। एक और ड्रॉ करते हैं। जी, अब बताइएगा, क्या ये ट्राइपीजियम है? यस, इसकी भी दो साइड्स पैरेलल हैं। थर्ड वन, कितने बच्चों को ट्राइपीजियम का फॉर्मूला आता है कि इसका अगर एरिया फाइंड करना हो तो किस तरह से फाइंड करेंगे? जी, क्या ये थर्ड वन भी ट्राइपीजियम है? क्या थर्ड वन भी ट्राइपीजियम है? थर्ड वन भी आपके पास ट्राइपीजियम है। और ट्राइपीजियम हम किसको कहते हैं? ट्राइपीजियम हम उस क्वाड्रिलेटरल को या फोर साइडेड शेप को कह रहे होते हैं जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, जिनका आपस में एंगल 0 डिग्री होता है। एक बच्चा पूछ रहा है कि पैरेलल का मतलब क्या है? जो दो साइड्स आपस में 0 डिग्री एंगल रखेंगे, तो ये ट्राइपीजियम है। ये साइड्स हर एक में दो पैरेलल हैं और दो पैरेलल नहीं हैं। तो ट्राइपीजियम का एरिया कैसे फाइंड होता है? इसमें जो पैरेलल साइड्स हैं उनको नाम दे दें। जो पैरेलल साइड्स हैं उनको नाम दे दें। जैसे पहले वाले के अंदर ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इनको मैं नाम दे देता हूँ कि ये ए है और ये बी है। इसमें ये पैरेलल साइड्स हैं, इनको नाम दें ए और बी। कई कई जगहों पर इनको बेसिस कहा जाता है। यहाँ ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इनको नाम दे दें ए और बी। तो ये पैरेलल साइड्स को नाम दे दिया। फिर जो नेक्स्ट चीज़ देखनी होती है वो इन पैरेलल साइड्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखना होता है। इन परपेंडिकुलर साइड्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इन दोनों के दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ये है। तो अगर ये आपको तीन चीज़ें पता चल गई कि पैरेलल साइड्स क्या हैं और हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो फिर ट्राइपीजियम का एरिया फाइंड करना वो मुश्किल नहीं है। तो फिर इसका एरिया क्या होता है, इसको यूं याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कि जो आपकी पैरेलल साइड्स हैं उनका आप सम ले लो, मतलब यहाँ पर a प्लस बी ले लो और मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। इसको हाइट नहीं बोलना क्योंकि हर जगह हाइट तो नहीं है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किन के दरमियान? पैरेलल साइड्स। बच्चे, जिसकी चार साइड्स होंगी उसमें दो साइड ही पैरेलल होती हैं, दो से ज़्यादा कैसे पैरेलल हो सकती हैं? ठीक है, तो ये चीज़ क्यों माइंड में लेकर आ रहे हो? इस तरह के क्वेश्चंस ना ही बनाया करें तो बेहतर है, अगर दो से ज़्यादा हो। ये जो अगर है ना, अगर मगर, ये ज़िंदगी में बड़ा नुकसानदेह है, और एमडी कैट में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या होता? तो अगर मगर को कम कर दें। सोचना बड़ी अच्छी बात है, क्वेश्चन अराइज करना, लेकिन लॉजिकल। अपने क्वेश्चन को सोचने के बाद उसका आंसर भी सोचें कि उसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो कई दफ़ा आप वहीं पर खुद ही रुक जाएंगे, आप कहेंगे नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या बनेगा? ए प्लस बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? वो आपके पास एच है। अब कई बच्चे इसको ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। अब ब्रेक करके सॉल्व करने का मतलब है वो ट्राइंगल्स बना लेते हैं। अब देखिए पहले केस में एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है। दूसरे केस में दो ट्राइंगल्स हैं और एक रेक्टेंगल या स्क्वायर है। और तीसरे केस में एक ट्राइंगल और एक आपके पास रेक्टेंगल है। तो डिवाइड करना चाहें कर सकते हैं बच्चे। एक टाइम पर तो दो साइड्स पैरेलल है ना, राइट लेफ्ट, ये दो साइड्स पैरेलल है। चारों को तो नहीं कहेंगे पैरेलल, चार पैरेलल नहीं है। दो के दरमियान एंगल 90 है स्क्वायर के अंदर। एक टाइम पे दो चीज़ें पैरेलल है, राइट लेफ्ट पैरेलल है, चारों नहीं पैरेलल। ठीक है, दो साइड्स पैरेलल होती हैं। जैसे पैरेललोग्राम की बात करते हैं,
तो पैरेललोग्राम में राइट लेफ्ट आपस में पैरेलल है, उनका जो भी एंगल होगा, और टॉप और बॉटम पैरेलल है, चारों पैरेलल नहीं कहेंगे। क्लियर? ट्राइपीजियम का एरिया समझ आ गया कैसे फाइंड करना है। बाकी अगर सर्कल की जगह सेमी सर्कल हो, उसका आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, उसमें आपके पास मसला कोई नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम, कि हमने वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए वॉल्यूम जो होगा वो 3D बॉडी का होगा, सर्कल का वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम होगा, रेक्टेंगल का वॉल्यूम नहीं होगा, रेक्टेंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम होगा, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, पायरामिड का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम में हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि वॉल्यूम हम किन चीजों का फाइंड कर रहे हैं। अब आ जाए वॉल्यूम के ऊपर। फर्स्ट करते हैं, अब अज्यूम ही करेंगे क्योंकि 3D बॉडी को आप ऑब्वियसली एक प्लेन सरफेस पे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमने अज्यूम करना है कि हमारे पास ये क्या है, ये स्फीयर है। और मैं यहाँ दो चीज़ों की बात करूँगा, मैं इसके साथ जो सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होगा मैं उसकी बात भी यहाँ पर करूँगा। तो फर्स्ट कर लेते हैं, ये एक स्फेरिकल बॉडी है, और इस स्फीयर का जो हमारे पास रेडियस है वो कितना है, दैट इज आर। तो कितने बच्चों को स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला आता है कि इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, बिल्कुल बच्चे, पैरेलल में एंगल 0 होता है। हेमिस्फीयर की बात सेपरेट करेंगे, वो इस टॉपिक से अभी फिलहाल लिंक नहीं है। वॉल्यूम का स्फीयर, स्फीयर अब हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर है। और ये यूज होना है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर इंक्लोजिंग अ चार्ज, तो वहाँ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर यूज होता है। डेंसिटी के फार्मूला में मैस ओवर वॉल्यूम कई दफ़ा उस स्फीयर के वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब यूज होता है। तो ये ना सोचें ये यूज नहीं होना, ये यूज होना है। स्फीयर 3D होता है, सर्कल 2D होता है। सर्कल 2 डायमेंशनल है, उसको आप प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, स्फीयर को नहीं ड्रॉ कर सकते। फिर दूसरी चीज स्फीयर में जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया क्या है? इसका सरफेस एरिया आपके पास जो होता है वो 4πr² होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ये आपको आइडिया हो गया कि क्या होता है। ट्राइपीजियम में एंगल पैरेलल नहीं बन रहा बच्चे, क्या करते हो? ये देखो, ये साइड जिसको मैंने हाईलाइट किया और ये साइड, ये पैरेलल है, इनका आपस में एंगल क्या है, ये 0 डिग्री है। ये साइड और ये साइड ये पैरेलल है, एंगल क्या है, 0 डिग्री है। ये साइड और ये साइड पैरेलल है, एंगल 0 डिग्री है। तो ये साइड पैरेलल है, तो पैरेलल साइड्स हैं, एंगल 0 डिग्री है। कैसे कह रहे हो कि 0 डिग्री नहीं बनता, क्या पैरेलल नहीं बन रहा? ठीक है, कुछ मैं यहाँ पर अगर डायरेक्ट लिखूं तो मेरा नहीं ख्याल उसमें किसी बच्चे को डाउट होना चाहिए, बल्कि पहले मैं आपको समझा भी दूं कि आपके पास प्रिज्म और पायरामिड में डिफरेंस क्या है। कितने बच्चों को प्रिज्म और पायरामिड का डिफरेंस पता है कि प्रिज्म किसे बोलते हैं और पायरामिड किसे बोलते हैं? प्रिज्म किसे बोलते हैं और पायरामिड किसे बोलते हैं? क्या सिलेंडर प्रिज्म है या पायरामिड है? क्या सर्कल प्रिज्म है या पायरामिड है? और क्या कोन प्रिज्म है या पायरामिड है? पिरामिड में हमेशा ट्रायंगल्स का होना जरूरी नहीं है। सुने और अपनी बेस को मजबूत करें। जब भी दो एक जैसी ज्योमेट्रिकल शेप्स आपस में मिलेंगी तो प्रिज्म बनेगा। हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं ना, या देखते आ रहे हैं कि जो ट्रायंगल है वो दूसरी ट्रायंगल से मिली होती है, और हम इस शेप को प्रिज्म बोलते हैं, और उसको हम अपनी फिजिक्स की लैब में देख रहे होते हैं। तो असल में क्या है, जब दो ज्योमेट्रिकल शेप्स एक जैसी आपस में कंबाइन होती हैं तो प्रिज्म बनता है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जो क्यूब है बेसिकली वो भी प्रिज्म है। क्यों? क्यूब के अंदर भी दो एक जैसी ज्योमेट्रिकल शेप, दो एक जैसी ज्योमेट्रिकल शेप कौन कौन सी हैं? एक स्क्वायर, आपके पास एक स्क्वायर से मिल रहा होता, तो ये आपके पास क्या है, ये प्रिज्म है।
ये क्या है? प्रिज्म है। एक और एग्जांपल देता हूं, सिलेंडर की। सिलेंडर में एक सर्कल हमारे पास एक सर्कल से कंबाइन हो रहा होता, तो ये एक सर्कल है, इसको आप दूसरे सर्कल से कंबाइन कर देते हो तो ये आपके पास क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपके पास सिलेंडर। और ये सिलेंडर क्या है बच्चे? ये आपका प्रिज्म है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जब दो एक जैसी आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप्स आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है? प्रिज्म बनता है। पिरामिड कब बनता है? जब किसी एक पॉइंट को ज्योमेट्रिकल शेप से मिला दें। जब किसी एक पॉइंट को किसी ज्योमेट्रिकल शेप से मिला दें तो फिर आपके पास क्या बनेगा? फिर आपके पास पिरामिड बनेगा। क्या मतलब? फर्ज करो मेरे पास एक स्क्वायर या रेक्टेंगल है। ये जो आप इजिप्ट के अंदर देखते हैं कि पिरामिड्स हैं, वो बेसिकली क्या है? एक ज्योमेट्रिकल शेप को एक पॉइंट से मिला दो, लाइक दिस, तो ये बच्चे बनता है पिरामिड। इसी तरह कोन की बात करें, कोन में एक सर्कल होता है और एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को उस कोन के साथ मिला दिया जाता है तो आपके पास क्या बन जाता है? आपके पास पिरामिड बन जाता है जी। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि आपको प्रिज्म और पिरामिड का डिफरेंस पता है? क्या अब आप लोगों को प्रिज्म और पिरामिड का जो डिफरेंस है वो पता है? जहां पॉइंट शेप से मिले पिरामिड, और जहां शेप शेप से कंबाइन हो तो आपके पास क्या होगा? वो प्रिज्म होगा। एक और एग्जांपल भी, एग्जांपल तो खैर बहुत सारी है। ट्रायंगल, ट्रायंगुलर आपके पास पिरामिड भी हो सकता है कि जहां पर आप एक ट्रायंगल को किससे मिला दो? एक पॉइंट से मिला दो, तो आपके पास लेट से ये एक ट्रायंगल और ये एक पॉइंट, इसको आपस में मिला दें तो ये क्या है? ये पिरामिड। अब इन दोनों के अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, कि हमारे पास प्रिज्म का वॉल्यूम क्या है और हमारे पास जो पिरामिड है उसका वॉल्यूम क्या है। जो प्रिज्म हमारे पास होता है उसका अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना हो तो जो उसकी बेस है उसको मल्टीप्लाई कर दें उसकी हाइट के साथ। अगर प्रिज्म का आप वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? उसकी जो बेस है उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा? उसका वॉल्यूम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ किसी भी एग्जाम्पल में जो प्रिज्म वाली साइड पर है, तो मेरे पास बेस क्या है? ये मेरे पास, एक मिनट, ये मेरे पास इसकी बेस है जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। दूसरी साइड भी बन सकती है, आपकी मर्जी है। इस केस में मैं इसको बेस बोल देता हूँ, किसी को भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस में ऑब्वियसली मैं सर्कुलर शेप को बेस बोलूंगा, दूसरी साइड तो वॉल्स हैं उसकी। अब ये जो बेस है किसी में भी, इसको मल्टीप्लाई कर दें हाइट से तो आपके पास प्रिज्म का क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म क्या होता है? ये आपके पास एरिया ऑफ बेस, जिसको भी आप कंसिडर कर रहे हैं, और उसको मल्टीप्लाई किसे कर दें? उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। अब सब लोग जब सिलेंडर का एरिया फाइंड करते हैं तो इस बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर और इसकी हाइट क्या है? एच। तो इसका वॉल्यूम क्या बनता है? इसका वॉल्यूम बनता है पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल के अंदर अगर आपके पास ये जो साइड है ये वाली, ये एच है, और ट्राइंगल का एरिया आपको पता है क्या होता है? वो हाफ बेस और इसकी अपनी हाइट है। इसको अब सिंबल को चेंज करना पड़ेगा ताकि एच स्क्वेयर ना बन जाए। तो फर्ज करें इसकी जो अपनी हाइट है वो सी है, तो इनको मल्टीप्लाई करें, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसके अंदर स्क्वेयर का एरिया एल स्क्वेयर और ये भी एल, तो स्क्वेयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्क्वेयर का वॉल्यूम एल क्यूब बन जाता है। तो ये आपके पास प्रिज्म के लिए वॉल्यूम का फार्मूला है। क्लियर? जो पिरामिड्स होते हैं इनका वॉल्यूम आपके पास थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जैसे कोन है, कोन का वॉल्यूम आपके पास क्या होता है? इसका वॉल्यूम 1/3 टाइम्स बेस इनटू हाइट। तो इनमें डिफरेंट है लेकिन ये यूज़ नहीं होते। लेकिन प्रिज्म जो वाली शेप्स हैं ये आपके पास यूज़ हो रही होती हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या है? 1/3, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या करोगे? एरिया किसका? बेस का। और मल्टीप्लाई किसे कर दोगे? हाइट से। तो यहाँ पर एरिया आपके पास ये है, ये कितना है? पाई आर स्क्वेयर। तो जो आपके पास कोन का वॉल्यूम बनेगा वो क्या बनेगा? 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। ये
ना भी करें तो मसला नहीं है, क्योंकि इनको हम ऐसा यूज़ नहीं कर रहे होते। तो जो पायरमिड्स होते हैं, उन पायरमिड्स का ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो क्या होगा, वो 1/3 होगा बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यहां पर भी क्या होगा, 1/3 जो बेस है मल्टीप्लाइड बाय हाइट। जैसे यहां पर बेस क्या है, यहां फर्स्ट करो बेस स्क्वायर है, तो सबको स्क्वायर का एरिया पता है क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दें हाइट से। या ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सबको बेस का एरिया पता है, मल्टीप्लाई कर दें हाइट से। तो ये इनका फार्मूला। तो दोनों क्या ही हो, प्रिज्म हो या पायरमिड हो, अब आप इसमें गलती नहीं कर सकते। या आप दूसरे स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, जी बताएं अब आप प्रिज्म और पायरमिड, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, और इन दोनों के आपके पास वॉल्यूम के फार्मूलाज क्या हैं। तो मैं रिवाइज करवा दूं आपको, ताकि ओवरऑल अब आप जनरली इसको याद रखें कि कोई भी प्रिज्म हो तो प्रिज्म के अंदर आपके पास जो ओवरऑल उसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। और जो आपके पास पायरमिड होगा, उस पायरमिड का वॉल्यूम क्या होगा, पायरमिड का वॉल्यूम होगा 1/3 इनटू एरिया ऑफ बेस, जिस ज्योमेट्रिकल शेप से वो पायरमिड बन रहा है उसको मल्टीप्लाई किससे कर दें, उसकी हाइट से। तो ये पायरमिड का वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाए। कोई भी शेप हो, अब आपके लिए ये फार्मूलाज मैंने लिख दिए, इनको अप्लाई करें। ये नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग कभी गलती करेंगे किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के वॉल्यूम को फाइंड करते हुए। अब आपके लिए वॉल्यूम फाइंड करना मुश्किल नहीं है। क्लियर? किसी बच्चे के माइंड में आ रहा होगा कि जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया क्या होता है। तो बच्चे, क्यूब की कितनी साइड्स हैं, 6। क्यूब की कितनी साइड्स हैं, 6। तो एक साइड का जो एरिया है वो आपको पता है कि क्या होगा, L²। तो 6 साइड से मल्टीप्लाई कर दो 6L², ये आपके पास आ जाएगा। तो सरफेस एरिया फाइंड करना मुश्किल नहीं है। जैसे आपके पास अगर ट्राइंगुलर प्रिज्म है, तो ट्राइंगुलर प्रिज्म की कितनी साइड्स हैं, ट्राइंगुलर जो प्रिज्म है उसकी कितनी साइड्स हैं, हर एक साइड का एरिया फाइंड कर लें और ऐड कर दें तो आपके पास सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। लेकिन मोस्टली जो हम सरफेस एरिया यूज़ कर रहे होते हैं वो फाइंड कर रहे होते हैं सफ़ियर का। इसलिए मैंने बाकियों को नहीं छेड़ा, क्योंकि बाकी यूज़ नहीं होने। तो अगर यूज़ नहीं होने तो फिर उन पे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। उस पर कर भी लेंगे तो इतना ज़्यादा हमें उसका फ़ायदा नहीं होगा। क्लियर है? ज्योमेट्री के हवाले से एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, पैरामीटर, क्या अब आपको इनकी इंफॉर्मेशन पता चल गई कि इनमें क्या डिफरेंस होता है? बच्चे, पिरामिड में बेस जो ज्योमेट्रिकल शेप है, जैसे पहले वाले के अंदर आपकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया नहीं पता क्या होता। अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की बेस क्या होगी, एरिया L²। यहां पर आपके पास बेस ये है, ये क्या है, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या है, πr²। ये क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या है, उस ट्राइंगल की हाफ बेस इंटू हाइट। तो जो भी बेस है उसके एरिया को मल्टीप्लाई कर देना किससे, आपने हाइट से। ये इसकी हाइट है, यहां से लेकर यहां तक ये इसकी हाइट होगी। इस केस में ये इसकी हाइट है कि कोण कितनी लंबी है, इस केस में ये इसकी हाइट है। तो डाटा गिवन होगा, आपने बस उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, और अब मैं बात करूंगा बेसिकली स्लोप के हवाले से, कि हमारे पास जो स्लोप है, बल्कि स्लोप का एक सेपरेट लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। स्लोप को यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल हम सेपरेट डिस्कस करें। स्लोप का एक कंप्लीट डिटेल लेक्चर मैं आपको दे दूंगा, आप उसको देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। क्योंकि स्लोप को इतनी जल्दी हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो लेक्चर डिटेल में ज़्यादा है तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ब्रीफली मैं आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट ज़रूर यहाँ पर दे देता हूँ, लेकिन एक कंप्लीट लेक्चर उसको अलहदा से मिलेगा। जो स्लोप है, इसका जो दूसरा नाम आपके पास होता है वो होता है ग्रेडियंट। स्लोप का दूसरा नाम आपके पास क्या है, ग्रेडियंट है। स्लोप में बेसिकली आप रेट को देखते हो, रेट कि जो चीज़ वर्टिकली है वो हॉरिजॉन्टल के मुताबिक कितनी चेंज हो रही है।
तो आमतौर पे जब स्लोप के बारे में कई लोग लिखते हैं तो स्लोप के बारे में कुछ यूँ लिखते हैं कि स्लोप राइज ओवर रन है। अब कई बच्चों के लिए शायद ये टर्म नहीं हो कि राइज और रन क्या है। देखें, ऊपर की तरफ जाना ये राइज है और आगे की तरफ जाना ये रन है, और यही ग्राफ में स्लोप होती है कि हमने ये देखना होता है कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है। जो राइज है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है, और जो रन है वो बेसिकली बेस है। तो जब परपेंडिकुलर को विद रिस्पेक्ट टू बेस देखा जाए कि विद रिस्पेक्ट टू बेस वो कितना चेंज हो रहा है, या आप यूं कहो कि आप कितना ऊपर गए और उस दौरान कितना आगे गए, ये आपके पास क्या है, ये स्लोप कहलाती है। अब मुझे जरा जल्दी से एक बात बताएं, परपेंडिकुलर ओवर बेस ये कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप है? परपेंडिकुलर ओवर बेस ये कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप होती है? ये tan थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप है वो बेसिकली tan थीटा की वैल्यू है। तो अगर हम ग्राफ में tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें तो वो ग्राफ की स्लोप कहलाती है। अगर किसी ग्राफ में हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें तो वो ग्राफ की क्या है, वो ग्राफ की स्लोप है। क्यों? क्योंकि फर्ज करो आपके पास कोई एक ग्राफ है, ये उसके एक्स और वाई आपके पास कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और आपको उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। फर्ज करते हैं जी ग्राफ हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। अब मुझे यहाँ ग्राफ की स्लोप फाइंड करनी है। अब ग्राफ की स्लोप फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आपने दो चीज़ों को देखना होता है। आपने ये देखना होता है कि आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, राइज क्या है, और आपने बेस की वैल्यू देखनी है कि रन क्या है। तो जब आप इस परपेंडिकुलर को और इस बेस को फाइंड कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इस थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, और फिर वहां से हमारे पास क्या पता चलती है, हमें ये पता चलता है कि जो उस ग्राफ है उस ग्राफ की स्लोप क्या है, वो कितना इंक्लाइंड है। जो चीज़ जितनी इंक्लाइंड होगी उतनी स्लोप ज़्यादा होगी, और जो चीज़ कम इंक्लाइंड होगी उतनी हमारी स्लोप वो कम होती है। अब कई बच्चे फ़ौरन से माइंड में एक बात लेकर आते हैं, अगर ग्राफ कर्व हो तो क्या होगा? तो जब ग्राफ कर्व होगा तो फिर हर पॉइंट पे जो आपकी स्लोप होगी वो डिफरेंट होगी। अगर ग्राफ आपके पास कर्व होगा तो फिर हर पॉइंट पे जो आपकी स्लोप होगी वो डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर जो आपकी इंक्लिनेशन है वो डिफरेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं, फर्ज करो ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखो तो शुरू में आप जितना इंक्लाइंड हो, क्या बाद में उतना इंक्लाइंड हो? क्या शुरू में जितना आप इंक्लाइंड है क्या बाद में उतना इंक्लाइंड है? जैसे एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर आप जा रहे हैं, शुरू में वो ज्यादा इंक्लाइंड है, बाद में जाके वो फ्लैट हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे शुरू में स्लोप ज्यादा है और बाद में स्लोप क्या हो गई है, वो कम हो गई है। अब ऐसे ग्राफ में स्लोप फिर कैसे फाइंड करते हैं? फिर बच्चे आपको हर पॉइंट के ऊपर जहां जहां स्लोप फाइंड करना चाह रहे हो वहां टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, एक ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पे कट करे। फिर आप उस टेंजेंट को ड्रॉ करने के बाद उसकी मदद से एक ट्राइंगल बनाते हो, और फिर वहां पर देखते हो राइज ओवर रन, परपेंडिकुलर ओवर बेस। फिर आपको हर पॉइंट पे पता चलता है कि हर पॉइंट पे जो एंगल है वो डिफरेंट है, और अगर हर पॉइंट पे एंगल आपका डिफरेंट है तो हर पॉइंट पे tan थीटा की वैल्यू डिफरेंट है, तो हर पॉइंट पे स्लोप भी वो डिफरेंट होगी। अब स्लोप में क्या चीज़ हमें हेल्प कर रही होती है कि अगर हमने कहीं पर डिटरमिन करना है कि स्लोप ज़्यादा या कम है तो क्या माइंड में आता है? अगर हमने किसी जगह पर स्लोप फाइंड करनी है तो क्या चीज़ माइंड में आता है? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है? tan थीटा की वैल्यू। परपेंडिकुलर और बेस कहाँ से फाइंड करेंगे? ग्राफ से फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर ग्राफ में वैल्यूज लिखी हुई हैं, फर्स्ट करो यहाँ वैल्यू 1 लिखी हुई है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो इसकी बेस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 6 और 2 के दरम्यान कितना डिस्टेंस है? ये 4 है। तो ये इसकी बेस है। अब परपेंडिकुलर की बात करते हैं, फर्स्ट करो ये 10 है, ये 20 है, कोई भी वेरिएबल्स होंगे ना, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, फर्स्ट करो ये 60 है और ये 70 है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये 60 और 20 का डिफरेंस है, ये कितना है? ये 40 है। तो क्या परपेंडिकुलर और बेस फाइंड हो गए? इनको डिवाइड कर दें तो आपके पास स्लोप की वैल्यू आ गई। अब क्या हर दफ़ा हमें ये वैल्यूज़ गिवन होंगी? नो। कई दफ़ा हमें ये वैल्यूज़ गिवन होंगी और कई दफ़ा हमें थीटा की वैल्यू गिवन होगी। तो थीटा की वैल्यू से भी हम डायरेक्ट स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू से भी
हम डायरेक्ट स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्लोप में क्या चीज़ें देखनी होती हैं? स्लोप में मेनली दो चीज़ें देखनी होती हैं आपने। एक स्लोप में देखनी होती है वैल्यू, और एक देखना होता है साइन। वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है या सेम रह रही है। और दूसरा देखना होता है साइन, क्या उसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब वैल्यू कैसे पता चलती है और साइन कैसे पता चलता है? सिंपल बच्चे आंसर है, टेन थीटा की वैल्यू। क्या आपके पास एंगल अगर गिवन हो तो आप टेन थीटा की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते? कि फॉर एग्जांपल आपके पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, मैं इनकी बात करूंगा। तो यहाँ टेन थीटा की वैल्यू नहीं पता आपको कि टेन जीरो क्या होता है। टेन जीरो आपके पास जीरो होता है। इसका मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन है लाइक दिस, यूं, तो उसका एंगल जीरो है, तो उसकी स्लोप जीरो है। अगर 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, अगर 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है तो उसकी स्लोप की वैल्यू क्या होगी? टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। अगर 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है तो टेन 45 1। 60 पर इंक्लाइंड है तो टेन 60 √3। और 90 पर इंक्लाइंड है तो इन्फिनिटी। अब मुझे जरा एक चीज देख के बताएं, क्या 0 से 90 जब एंगल बढ़ रहा है तो क्या टेन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है? क्या 0 से 90 जब एंगल बढ़ रहा है तो टेन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है। तो याद रखिएगा कि जब आप 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो आपकी इंक्लिनेशन बढ़ रही होती है, आप बेस से दूर जा रहे होते हैं, आपका रन बढ़ रहा है। जितना राइज बढ़ रहा है, जितना राइज बढ़ेगा स्लो बढ़ेगी, क्योंकि राइज बढ़ेगा बेस छोटी हो जाएगी। राइज बढ़ेगा तो बेस छोटी हो जाएगी, आप हर एक में देख सकते हो। अब जरा 90 के आगे चलें, जरा 90 के आगे अगर मैं बात करता हूं डायरेक्ट 180 डिग्री की, तो 180 डिग्री पे तो बच्चे बिल्कुल वो फ्लैट हो जाएगा लाइक दिस। और 180 पे वैल्यू क्या है? जीरो। फिर मैं अगर 270 की बात करता हूं तो 270 पे दोबारा वो 90 की तरह ऑपोजिट चला जाएगा लाइक दिस, और वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी। और जब मैं 360 डिग्री की बात करूंगा तो 360 डिग्री पे मेरे पास वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी? वो जीरो हो जाएगी। तो अब जरा आप मुझे अपनी जजमेंट बताइएगा। अब जजमेंट अब मुझे आप बताएं कि स्लोप कब बढ़ रही है? स्लोप कब बढ़ रही है? 0 से 90 बढ़ रही है। और जब 90 से 180 जा रहे हो तो स्लोप बढ़ रही है, कम हो रही है? 90 से 180 स्लोप कम हो रही है, क्योंकि वैल्यू दोबारा जीरो हो गई है। और फिर जब 270 पे जा रहे हो स्लोप बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है। तो 0 से 90 आपके पास स्लोप की वैल्यू बढ़ती है। इसको मैं क्वाड्रेंट वाइज अगर आपको मेंशन कर दूं तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा कि अगर ये 0 है, ये 90 है, ये 180 और ये 270, तो जब आप 0 से 90 की तरफ जाते हो तो आपकी लाइन इंक्लाइंड होती है, आपकी स्लोप की वैल्यू इंक्रीज करती है। जब दोबारा 180 की तरफ जा रहे हो तो अब आप दोबारा नीचे इंक्लिनेशन को कम कर रहे हो, स्लोप की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। फिर जब 270 की तरफ जाते हो स्लोप की वैल्यू इंक्रीज करती है, और फिर जब 360 की तरफ जाते हो तो वैल्यू डिक्रीज करती है। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा इंक्लाइंड होगी ना, इंक्लाइंड होगी, जितना उसका राइज ज़्यादा होगा उतनी उसकी स्लोप भी वो ज़्यादा होगी। अब आ जाए साइन की तरफ, कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपको बच्चे सबको पता है क्वाड्रेंट वाइज कि चार क्वाड्रेंट्स हैं। एक बच्चे का यहाँ क्वेश्चन भी था कि कैसे पता चलता है कि जी कौन सा क्वाड्रेंट है। बच्चे एंगल से पता चल जाता है, ये जो वेक्टर ड्रॉ हुआ है उससे पता चल जाता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो अब आप मुझे ज़रा बताएं कि टेन कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। आप में से हर बच्चा बता सकता है कि टेन की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। आप सबको पता है कि पहले में आपका टेन पॉजिटिव होता है और तीसरे में टेन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और आपके पास दूसरे में टेन की वैल्यू नेगेटिव है, और इसी तरह चौथे में भी टेन की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर आपके पास इंक्लिनेशन कुछ इस किस्म की है कि वो आपके पास पहले और तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर हो तो आपकी स्लोप पॉजिटिव है। पहले और तीसरे में आपकी स्लोप पॉजिटिव। और अगर वो दूसरे और चौथे के अंदर होगा तो आपके पास स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आएगी। कई लोग इसको यूं भी कहते हैं, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपकी स्लोप पॉजिटिव है, और जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं
तो आपकी स्लोप क्या है, वो नेगेटिव है। इसको अगर आप जनरलाइज करें ना, तो वजह क्या हो रही है, क्यों स्लोप पॉजिटिव है, क्यों नेगेटिव है। देखो tan परपेंडिकुलर ओवर बेस है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव से डिवाइड होगा, कल बताया था, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपका y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, और जब डिवीजन के अंदर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड होगी, तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव है। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास दोनों नेगेटिव हैं, जब नेगेटिव नेगेटिव से डिवाइड होता है तो एक तरह का नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, आपके पास आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर हो गया कि स्लोप कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होती है और क्यों होती है। पहले के अंदर क्यों पॉजिटिव है, दूसरे में क्यों नेगेटिव है, तीसरे में क्यों पॉजिटिव है और चौथे में क्यों नेगेटिव है, tan की वैल्यू की वजह से, राइज और रन की वजह से। जब भी आप बच्चे याद रखिएगा, ऊपर की तरफ जा रहे हो पॉजिटिव है, जब भी नीचे की तरफ जा रहे हो तो आपके पास वो नेगेटिव आएगा। जब भी राइट की तरफ जा रहे हो वो पॉजिटिव कंसिडर होता है, सबको पता है। जब लेफ्ट की तरफ जा रहे होते हो तो नेगेटिव होता है। इसी तरह ऊपर राइज है तो उसके मुताबिक आपके पास स्लोप पॉजिटिव कंसीडर होगी और होनी भी चाहिए। क्लियर, स्लोप के बारे में ये बातें समझ आ गई। बाकी जब हम फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को हमने यूज़ करना है, तो वहां पर फिर मुझे दोबारा ये चीज़ आपको जीरो से ना बतानी पड़े कि हमारे पास स्लोप पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव क्यों है और नेगेटिव क्यों है, क्या स्लोप बढ़ रही है या कम हो रही है। तो 90 की तरफ जाएंगे स्लोप बढ़ रही है, 180 की तरफ जाएंगे स्लोप कम हो रही है। तो ये आइडिया होना चाहिए क्या क्या हमारा जो एंगल है वो 90 की तरफ जा रहा है या 180 की तरफ जा रहा है। बिल्कुल हैप्पी फेस और सैड फेस वाला आइडिया भी है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए स्लोप डिक्रीज नहीं होगी बच्चे, आपने डायरेक्ट जंप नहीं करना कि जीरो से डायरेक्ट आप इन्फिनिटी पे पहुंच जाओ, बीच में 90 और 180 डिग्री भी एंगल आते हैं। तो पहले जीरो से 90 तक पहुंचो, जीरो से 90 तक स्लोप बढ़ी, फिर 90 से 180 जाओ, स्लोप कम हुई, फिर आगे चलो, स्लोप इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई। इकट्ठा जंप ना करो कि जीरो से 270 पहुंच जाए, दरमियान में क्या हुआ उसका जिक्र नहीं करना कि दरमियान में कब बढ़ी और दरमियान में कब कम हुई। एक शॉर्टकट मैं आपको और बता दूं, इसका एग्जैक्ट आइडिया आपको तब होता है जब आप लोग आगे जाकर इन ग्राफ्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर वहाँ पर भी ये शॉर्टकट इन्वॉल्व होता है। ये बता दूं आपको ताकि आपको आइडिया हो। ये शॉर्टकट बेसिकली हैप्पी फेस और सैड फेस के हवाले से, जब कोई चीज़ इंक्रीज हो रही हो, जब कोई चीज़ इंक्रीज हो रही हो, कैसे पता चला इंक्रीज हो रही है, अगर ये टाइम बढ़ रहा है तो ये वैल्यू बढ़ रही है, अगर ये टाइम बढ़ रहा है तो ये वैल्यू बढ़ रही है। जब कोई चीज़ इंक्रीज हो रही हो तो फिर आपका हैप्पी फेस किसको शो करता है, इंक्रीजिंग स्लोप को, और सैड फेस शो करता है डिक्रीजिंग स्लोप को। हैप्पी फेस किसे शो करेगा कि स्लोप बढ़ रही है, और सैड फेस किसे शो करेगा, सैड फेस किसे शो करेगा, वो डिक्रीजिंग स्लोप को शो करेगा। और जब इसके रिवर्स जाते हैं ना, मतलब जब टाइम के साथ वैल्यू कम हो रही होती है, फिर हमें उल्टा देखना होता है। मतलब उल्टा देखने का, फर्ज करो यूं है ग्राफ या यूं है ग्राफ, पहले चीजें बढ़ रही थी, अब चीजें कम हो रही हैं, तो फिर आपको उल्टा देखना। उल्टा देखने का मतलब है फिर आपकी आंखें नीचे चली जाएंगी, फिर आपको रिवर्स देखोगे, मतलब फिर आप यहां से देखोगे इसको, क्योंकि आप नीचे की तरफ जा रहे हैं ना। तो फिर आपका आंसर क्या हो गया, आंसर आपके पास उसके मुताबिक आ गया। अब हैप्पी फेस इंक्रीजिंग स्लोप, सैड फेस डिक्रीजिंग स्लोप। क्लियर, तो ये चीज़ आपके पास सेम रहेगी। जब भी हैप्पी फेस है इंक्रीजिंग स्लोप, ऊपर जाते हुए ऊपर आंखें, नीचे आते हुए नीचे आंखें, और यहाँ पर आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप। तो ये भी एक तरीका होता है स्लोप इंक्रीज और डिक्रीज को देखने का। एक छोटी सी एक्टिविटी आप लोगों के लिए, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको स्लोप के बारे में
कितनी समझ आई? मैं डिफरेंट कलर से इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूँ और आपने मुझे हर एक में ये बताना है कि यहाँ स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, या सेम रह रही है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? जो डिफरेंट कलर्स हैं वो डिफरेंट इसके सेगमेंट्स हैं। उन सेगमेंट्स के अंदर आप बताएंगे कि कहाँ स्लोप बढ़ रही है, कहाँ स्लोप कम हो रही है, कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ वो नेगेटिव है। कलर्स आपके पास सेम भी यूज़ होंगे तो उससे परेशान ना होइएगा, उसको मैं लेबल कर देता हूँ, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब लेबल मैं इनको करने लगा हूँ ताकि आप इसको देख लें। ये आपके पास ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। हर सेगमेंट में बताएं कहाँ स्लोप क्या है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसके मुताबिक बताइएगा। स्लोप यूनिफॉर्म कब होती है? जब आपका एंगल चेंज नहीं होता। अगर आपका थ्रू आउट एंगल जो है वो सेम रह रहा है, अगर थ्रू आउट आपका जो एंगल है वो सेम रह रहा है, इसका मतलब आपके पास स्लोप सेम रह रही है। स्लोप तब चेंज होती है जब आपके पास एंगल चेंज होता है। चलें अब आंसर्स को देखते हैं और फिर आप मैच कीजिएगा कि आपके आंसर करेक्ट हैं या नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच। सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए में क्या एंगल चेंज हो रहा है? नो। ए में आपके पास यूनिफॉर्म स्लोप है या कांस्टेंट है, जो मर्जी का है। फिर क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है? क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है? इस एंगल को देखें, ये एंगल 90 डिग्री से लेसर है, तो ये पहला क्वाड्रेंट है, तो ये पॉजिटिव है और यूनिफॉर्म है। सेकंड सेकंड में मुझे बताएं क्या हैप्पी फेस है, सैड फेस है? ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर से आंखें आएंगी, हैप्पी फेस है। तो ये क्या है? ये इंक्रीजिंग स्लोप है। ये क्या है आपके पास? ये इंक्रीजिंग स्लोप होगी, तो यहां पर स्लोप क्या कर रही है? वो इंक्रीज कर रही है। क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है? उसके लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना, और टेंजेंट ड्रॉ करके एंगल को देखना। तो ये एंगल लेस देन 90 है, और अगर एंगल लेस देन 90 है तो ये आपका पहला क्वाड्रेंट है, आपकी पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप है। पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। सी पे चलो। सी पे एंगल क्या है? सी पे एंगल ही 0 डिग्री है, पैरेलल लाइन है, राइज तो है ही नहीं। तो सी पे आपके पास स्लोप क्या होगी? सी पे आपके पास स्लोप होगी 0। डी पे आओ। डी पे आपके पास एंगल 90 डिग्री है, और डी पे अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री पे स्लोप क्या होती है? वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। अब ई पर आ जाए। ई के ऊपर आपके पास क्या हो रहा है? ई के ऊपर आपका वैल्यू ऊपर जा रही है, तो हैप्पी फेस है, सैड फेस है? ये सैड फेस है। और सैड फेस में हम क्या कहते हैं? स्लोप क्या कर रही है? स्लोप हमारे पास डिक्रीज कर रही है, क्योंकि इंक्लिनेशन कम हो रहा है। अब अगली बात, यहां मुझे ये बताएं कि पॉजिटिव स्लोप है नेगेटिव स्लोप है? टेंजेंट ड्रॉ करें। ये देखें, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, एंगल क्या है? लेस देन 90 है। लेस देन 90 का मतलब है आपका पहला क्वाड्रेंट, और पहला क्वाड्रेंट इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप है और डिक्रीजिंग स्लोप है। अब एफ और ए में क्या डिफरेंस है? ए में वैल्यू बढ़ रही है, एफ में कम हो रही है, लेकिन एंगल तो सेम रह रहा है। तो एफ के अंदर आप क्या कहोगे? एफ के अंदर आप कहोगे कि स्लोप यूनिफॉर्म है लेकिन नेगेटिव है।
लेकिन क्या है, नेगेटिव। कैसे पता चला? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल को देखें, तो ये जो आपका एंगल है ये ग्रेटर देन 90 है, ये दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपकी स्लोप क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। अब जी पर आ जाए, वैल्यू नीचे जा रही है तो नीचे से देखें सैड फेस है। एज में देखें नीचे जा रही है आपके पास, नीचे से देखें हैप्पी फेस है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो जी है वहाँ आपके पास स्लोप डिक्रीज कर रही है, और जो एज है वहाँ स्लोप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों के अंदर टेंजेंट को ड्रॉ करें। जब यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दोनों में आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, और 90 से बड़ा सेकंड क्वाड्रेंट में नज़र आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर स्लोप क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। तो आई होप एक ग्राफ के अंदर आपको ये सब बातें पता चल गई होंगी, कहाँ स्लोप बढ़ रही है, कहाँ कम हो रही है, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, और कहाँ स्लोप वो जीरो के इक्वल है। तो आगे जाके जब पढ़ेंगे तो इस चीज़ की रिवीजन होगी, तो रिवीजन के अंदर भी चीज़ें आपकी स्ट्रांग हो जाती हैं, आपको आइडिया हो जाता है। एंगल के हवाले से एक पॉइंट क्लियर रखिएगा कि जो आपका क्लॉकवाइज एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है वो नेगेटिव होता है। जो क्लॉकवाइज एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। तो ये अगर आपका एंगल देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो एंटी आपका क्लॉकवाइज एंगल होगा वो पॉजिटिव कंसिडर होता है, और जो आपके पास क्लॉकवाइज एंगल, यहाँ पढ़ेंगे भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, जब सर्कुलर मोशन आएगा तो वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। क्लियर? स्लोप का आइडिया हो गया। मैंने सोचा तो ये था कि मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ बता दी, लेकिन इसका सेपरेट लेक्चर भी अवेलेबल होगा, उसको भी देखिएगा, तो आपको स्लोप के हवाले से भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलें लास्ट में कुछ बातें जनरल करके लेक्चर को एंड करते हैं। नंबर्स के हवाले से मैं बात करूंगा, कुछ नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपके पास होल नंबर्स क्या होते हैं, कई बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, सिर्फ रिवीजन के हवाले से बता रहा हूँ। और नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, हर एक को पता होना चाहिए, पता होगा भी। होल नंबर्स आपके पास स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से, ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जिस नंबर में कोई फ्रैक्शन नहीं होती या कोई डेसिमल नहीं होता, जिस नंबर में ना कोई फ्रैक्शन हो, जब फ्रैक्शन नहीं होगी तो डेसिमल भी नहीं होगा ऑटोमेटिकली। नो फ्रैक्शन नो डेसिमल, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप होल नंबर बोलते हो। और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इनमें भी डेसिमल नहीं होता, इनमें भी कोई आपके पास फ्रैक्शन नहीं होती, ठीक है। लेकिन जीरो के अलावा जो होल नंबर होते हैं उनको आप नेचुरल नंबर्स बोलते हो। जीरो के अलावा होल नंबर्स अदर देन जीरो आर नेचुरल नंबर्स। लेकिन ये बात यहां पर भी रिपीट होगी, इनमें भी कोई फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होता। जिन नंबर्स को आप काउंट करते हो ना, बेसिकली वो नेचुरल नंबर्स होते, जीरो को काउंट नहीं करते। तो जीरो को आप क्या बोलते हो, जीरो को होल कंसिडर करते हो, नेचुरल कंसिडर नहीं करते। फिर आपके पास इंटीजर्स होते हैं, ये बात मैं लास्ट में कर रहा हूँ, कई बच्चों को ये सबसे पहले पता होनी चाहिए क्योंकि मोस्टली ये बातें पता है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, तमाम होल नंबर्स। अब ये बात याद रखनी है, तमाम होल नंबर्स उनके काउंटर पार्ट्स के साथ, उनके नेगेटिव काउंटर पार्ट के साथ। क्या मतलब, हमने तो देखा ना कि होल नंबर ये हैं 0 1 2 3 4, अगर इनके नेगेटिव काउंटर पार्ट भी हों, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो ये आपके पास इंटीजर्स कहलाते हैं। फिर पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स वो आप इजीली बात कर सकते हैं। तो इंटीजर्स याद रखिएगा, इंटीजर्स आपके पास तमाम होल नंबर्स होते हैं, ऑल होल नंबर्स। तो इसमें जीरो कंसिडर होगा विद देयर नेगेटिव्स या नेगेटिव काउंटर पार्ट्स।
रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर वो इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड आपको नहीं है। एन बच्चे कहाँ पर आ गया? इन दोनों में एन किसको शो करती है? एन कहाँ से आ गया? एन मैंने लिखा ही नहीं है। रैशनल नंबर्स और आपके पास इरेशनल नंबर्स, इनका डिफरेंस ऐसा यूज़ नहीं होना, मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, तो इसको मैं इतना यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा। जैसे ये पाई की वैल्यू जो है 3.14, ये जो नंबर कॉन्टिन्यू आपके पास रहता है, ये इरेशनल नंबर्स में आता है, जो सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाते, ये आपके पास इरेशनल है। और जो सिंपल डेसिमल में लिखे जाते हैं, जैसे 1/2.5 है, 1/4.25 है, ये आपके पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हर वो नंबर जो रियल लाइन के ऊपर आपको नज़र आए, चाहे वो रैशनल है, इरेशनल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इन तमाम को रियल नंबर्स का नाम देते हैं। तो रियल लाइन आपको पता है, जो एक लाइन ड्रॉ की जाती है, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़, एक तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ को लिखा जाता है। फ्रैक्शन वजह जब चीज़ों को डिवाइड करते हैं, 1/2 फ्रैक्शन है, जो किसी का पार्ट होता है उसको आप फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 3/5 फ्रैक्शन है, आपकी जो पाई की वैल्यू है 22/7, ये क्या है? ये आपके पास फ्रैक्शन है, ठीक है। प्राइम नंबर जो अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो अपने अलावा किसी नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे अगर आपसे मैं अगर पूछूं कि 2 क्या अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होता है? क्या 3 अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होता है? वो नंबर जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। या आप यूँ भी कहते हो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, 2 फैक्टर्स मतलब सिर्फ 2 से डिवाइड होता हो, एक 1 से डिवाइड होता है और एक अपने आप से डिवाइड होता है। तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, उस नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। अब नंबर्स अगर मैं लिखूं प्राइम नंबर्स, तो 2 और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। 3 1 और 3 के अलावा कहीं से डिवाइड नहीं होता। 5 1 और 5 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। 7 1 और 7 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। 13 नहीं डिवाइड होता। इसके बाद 17 1 और 17 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। 19 1 और 19 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। तो वो नंबर जो अपने और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, उनको प्राइम नंबर्स बोला जाता है। और एक प्राइम नंबर में जो डिफरेंट चीज़ है वो ये कि सिर्फ 2 वाहिद नंबर है जो इवन है, ओनली इवन नंबर। बाकी सारे प्राइम नंबर्स में जो बाकी नंबर हैं वो आपके पास ऑड नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये लिखूंगा ओनली 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब है जिनसे वो डिवाइड होता है, एक खुद अपने से डिवाइड होगा और एक इसके अलावा किससे डिवाइड होगा, वो 1 से डिवाइड हो रहा। तो ये नंबर्स के हवाले से बातें जो आपको पता होनी चाहिए। फिर एक और चीज़ जो आपकी आगे फिजिक्स में यूज़ होनी है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू है। मैथमेटिक्स में ये टर्म यूज़ होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो बताएगा आप में से एब्सोल्यूट वैल्यू क्या चीज़ होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू को आप सिंपली कह सकते हो, ये जो लाइंस दो लगाई जाती हैं ना किसी भी नंबर के दरमियान में एक नंबर लिख दिया जाता है और साथ ये पैरेलल लाइंस लगा दी जाती हैं, ये बेसिकली उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है? ये बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही होती है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड के बारे में आप जानते हैं, मिकदार वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, जैसे ये लिखा हो कहीं पर, तो उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। मैथमेटिक्स में एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि जो रियल लाइन है ना, जो रियल लाइन है, उस रियल लाइन में उसका जीरो से डिस्टेंस कितना है, जीरो से वो कितना दूर है। यदि सेंटर में ये जीरो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। तो कोई भी नंबर है, फर्ज करो ये -3 है, तो इसका जीरो से कितना डिस्टेंस है, वो कितना दूर है, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। और डिस्टेंस आप जानते हो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता जी। इसको मॉडुलस भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो आमतौर पे एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब जो होता है वो क्या होता है, आप समझ आनी चाहिए आपको कि रियल लाइन में जीरो से जो उस नंबर का डिस्टेंस होता है
वो आपके पास उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। और ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर डिस्टेंस क्या है, और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होती। क्लियर? कुछ और बेसिक चीज़ है, ये भी आपको बता दूं फ्रैक्शन के हवाले से, इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे गलती करते हैं। x प्लस वाई डिवाइड बाय x, ठीक है, या x ओवर x प्लस वाई, फिर एक्स वाई डिवाइड बाय x डिवाइड बाय एक्स वाई। अब ये जो फ्रैक्शन वाली बात है, इसमें एक बड़ी बेसिक सी गलती करती है। याद रखिएगा बच्चे कि अगर प्लस या माइनस हो रहा है फ्रैक्शन के अंदर, तो आप कभी भी इस x को इस x के साथ कैंसल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो याद रखें फिर आपके पास ये x या कोई भी नंबर है, ये आपके पास आपस में क्या हो सकते हैं, ये कैंसल आउट हो सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो पहले दोनों केसेस में ये x कैंसिल नहीं होगा, लेकिन बाकी दो केसेस में जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कैंसल आउट होते हैं। यहां पर आप कैंसिल नहीं करते, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर एक और चीज, इसको सॉल्व कैसे करना, याद रखिएगा इस चीज को सॉल्व करने के लिए आप इस x को नीचे x से और इस y को इस x से सेपरेटली डिवाइड कर सकते हो। अब ये जब डिवाइड कर देते हो तो फिर आपके पास ये x अब x से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब ये सिंपली क्या हो रहा है, डिवाइड। अब जब ये कैंसिल आउट होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वाई ओवर एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। जैसे इनका आंसर क्या आया, इसका आंसर y ओवर x आया, इसका आंसर आपके पास क्या आया, इसका आंसर 1 ओवर y आया। ये बीच वाले को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप एक सिंपल सा रूल जानते हैं, जो चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 1 से, वो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगी। जब कोई नंबर साथ नहीं होता तो वो 1 होता है जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो ये अब क्या बन जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे आ जाएगा x ओवर x प्लस y ओवर x। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये x से क्या हो सकता है, अब ये x इस x से क्या होगा, ये कैंसल आउट होगा, और आपका आंसर कुछ इस किस्म का लिखा जा सकता है 1 प्लस वाई ओवर एक्स। तो मे भी किसी जगह आपको इस तरह की जो फ्रैक्शंस हैं वो सॉल्व करनी पड़े। बिल्कुल थर्ड में जस्ट वाई आएगा। शुक्रिया। तो ये फ्रैक्शंस के हवाले से भी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर कई दफ़ा आपको फ्रैक्शन इस तरह की भी सॉल्व करनी पड़ती है, जैसे a ओवर b डिवाइड बाय c। तो बड़ा सिंपल सा रूल है, जो चीज़ ऊपर डिवाइड हो रही है वो नीचे जाकर क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो ये आंसर बनेगा a ओवर बी सी। जो ऊपर डिवाइड हो रही है वो नीचे जाकर मल्टीप्लाई होगी, और जो नीचे आपके पास डिवाइड हो रही है, जो नीचे डिवाइड हो रही है वो ऊपर जाकर क्या होगी, वो मल्टीप्लाई होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ए सी ओवर बी आएगा। एक और एग्जांपल आपको दे दूं, अगर यूं लिखा हुआ है ए ओवर बी डिवाइड बाय सी ओवर डी। अब इसके दो तरीके सॉल्व करने के हैं। एक तरीका तो ये कि जो ऊपर डिवाइड हो रहा है वो नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा, जो नीचे डिवाइड हो रहा है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए डी ओवर बी सी। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का ये होता है कि ऊपर वाली फ्रैक्शन को वैसे ही लिखो और नीचे वाले को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपका आंसर यही बनेगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन की चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि आपको ये फ्रैक्शंस जब आती हैं सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, तो ये बच्चे गलती करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किससे कैंसिल आउट होती है। फ्रैक्शंस को सॉल्व प्रॉपरली करना है। लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें, जो चीज़ ऊपर आपके पास डिवाइड हो रही है वो नीचे जाकर क्या होगी, आपके पास मल्टीप्लाई, और जो नीचे डिवाइड हो रही है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई। तो ऊपर का b नीचे जाके मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे का d ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, ऊपर की फ्रैक्शन को वैसे लिखें और जो नीचे डिवाइड हो रही है उसको रिवर्स करके लिखें, तब भी आपके पास आंसर वही आएगा। क्लियर? तो ये फ्रैक्शंस के अंदर भी बच्चे गलती करते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है तो बिला वजह
चीज़ों को कैंसिल आउट करना शुरू कर देते हैं और कैंसिल आउट करते करते उनके सारे के सारे जो आंसर्स होते हैं वो गलत हो जाते हैं। बाकी ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को फिर आप जब प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको आइडिया होता है। एक लास्ट पॉइंट पे मैं लेक्चर ख़त्म करूँगा कि अगर एक परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज में कोई वैल्यू लिखी हुई है और आपने क्या करना है, उस परसेंटेज को एलिमिनेट करना है, तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है। कैसे करते हैं? फर्स्ट करो 97% लिखा हुआ है, तो परसेंटेज को एलिमिनेट करने का क्या तरीका होगा? आप उसको डिवाइड कैसे कर देंगे? 100 से, तो परसेंटेज एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर परसेंटेज बनानी हो तो क्या तरीका होता है? अगर परसेंटेज बनानी हो तो फिर क्या तरीका होता है? याद रखें, परसेंटेज बनाने के लिए जो फ्रैक्शन होती है ना, फ्रैक्शन, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से, तो फिर आपके पास वैल्यू क्या आती है? वो परसेंटेज में वैल्यू आती है। फ्रैक्शन का होना ज़रूरी है, फ्रैक्शन का होना ज़रूरी है। तो फ्रैक्शन जब तक नहीं होगी आप उसको परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट कर सकते। बिल्कुल बच्चे का पॉइंट ठीक है कि जो चीज़ गिवन है या ऑब्टेन्ड है, कुछ भी वैल्यू है गिवन या ऑब्टेन्ड, उसको आप जब डिवाइड करते हो तो फ्रैक्शन आती है। अब एक्स गिवन भी हो सकता है, ऑब्टेन्ड भी, और उसको टोटल से डिवाइड किया जाता है, तो आपके पास फ्रैक्शन। जैसे लॉस हम फाइंड करते हैं, प्रॉफिट फाइंड करते हैं, तो परसेंटेज वैल्यू को हमने फाइंड करना होता है। तो ये चीज़ भी आपके पास यूज़ होगी। इसके अलावा और मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ पर कोई चीज़ होगी। कुछ भी नहीं है बच्चे इसमें। ये देखो, एक्स ओवर एक्स प्लस वाई, ऊपर वाला एक्स नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे जाके वो डिवाइड हो जाएगा, एक्स से अलहदा और वाई से अलहदा, तो एक्स ओवर एक्स प्लस वाई ओवर एक्स, ये आपके पास 1 प्लस वाई ओवर एक्स आ जाएगा। चले लास्ट पॉइंट पे मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। जो यूनिट कन्वर्जन की बात होती है उसमें भी कई बच्चों को इशू होता है कि जब आपने यूनिट को कन्वर्ट करना होता है, दो चीज़ें बस इसमें मैं जिक्र करूंगा। एक हमारे पास होता है जब आपको स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है, जैसे आप सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ ये होती है कि आपके पास एक ग्रेटर वैल्यू है, जैसे किलोमीटर है, और उसको आप मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो स्मॉलर वैल्यू में। ये दो तरह के यूनिट की कन्वर्जन आपके पास इन्वॉल्व हो रही होती है। स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू में कन्वर्ट करना है और ग्रेटर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। क्या माइंड में आता है? छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। डिवाइड कर रहे होते हैं बच्चे, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर नेगेटिव से, आप यूं कह सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर है? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर है? आसान एग्जांपल दे रहा हूं आपको। या आप एग्जांपल एक और लो कि आपके पास 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम है? क्या आंसर दोगे इसका? अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप स्मॉलर वैल्यू को जब ग्रेटर वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे होते हो तो आप क्या कर रहे होते हो? आप एक तरह से डिवाइड कर रहे होते हो। क्या कर रहे होते हो? डिवाइड। या आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो 10 की पावर क्या? नेगेटिव। तो ये दोनों चीज़ें करेक्ट हैं। आप डिवाइड कह दो या 10 की पावर नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। और ग्रेटर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हैं? जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, या 1 जूल को कन्वर्ट करना है ERG में, तब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि 1 न्यूटन में आपके पास 10⁵ डाइन्स हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो। जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है तो 10⁵7 अर्ग है,
तो आप क्या करते हैं, बेसिकली आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, यानी आप यूँ कह सकते हो आप 10 की पावर पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट की कन्वर्जन भी आपके पास इन्वॉल्व होगी, तो इसके हवाले से भी तैयार रहिएगा चीज़ों को करने में, क्योंकि यूनिट की कन्वर्जन जब तक सही तरह से ना हो तो फिर आपके पास आंसर गलत आते हैं। सप्लीमेंट्री 2 के लिए बच्चे बोलते हैं, 2 का जब आपके पास 180 डिग्री होता है उसको आप सप्लीमेंट्री बोलते हो। एक बच्चे का क्वेश्चन था डेसीमीटर क्यूब को लीटर, बच्चे 1 डेसीमीटर क्यूब होता ही 1 लीटर है, इसमें तो कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है, इसको क्या कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपकी कवर हो गई, जो कि आपको फ़ायदा भी देंगी, रिवाइज करते रहिएगा। कुछ चीज़ें अगर और इन्वॉल्व हुई जो मुझे लगा कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, तो उसको साथ साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसको देखते रहिएगा साथ साथ, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 3 दफ़ा एटलीस्ट कंसेक्टिवली 3 हफ्ते ये चीज़ को रिवाइज़ करें तो आपकी मेमोरी में बैठ जाती है। कोई भी हो, सिर्फ ये बेसिक मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, जो नेक्स्ट यूनिट है वो भी, और हम इस रूल को अप्लाई करेंगे जब आपके वीकली बेसिस पे, हमने आपको सैटरडे संडे ऑफ दिया, तो वीकली बेसिस पे हम आपके पुरानी चीज़ों को रिवाइज करवा रहे होंगे, पुरानी चीज़ों के दोबारा टेस्ट ले रहे होंगे। तो जब पुरानी चीज़ों के दोबारा टेस्ट ले रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली उसका पर्पज़ क्या है, री करना आपकी मेमोरी को, आपकी मेमोरी में वो चीज़ को बिठाना, ताकि आपको वो चीज़ें याद हों। क्वार्टर तक होते होते चीज़ें भूल जाती हैं, तो उससे पहले भी हम इन चीज़ों को करेंगे। बिल्कुल जब एक पेस पे सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वीकली बेस पे जो वीक में पढ़ा होता है उसके टेस्ट होते हैं, बेसिकली वो डीपीटीज ही होती हैं, उनको कंबाइन करके दोबारा आपसे पूछी जाती हैं कि आपको कितनी चीज़ें अब आपको वो याद है। तो कल हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी अबाउट फोर्स एंड मोशन। हम मोशन बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे और फिर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे।